हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी ने ऑफिशियली 70th प्रीलिम्स के लिए अब नई संभावित तिथि घोषित कर दी है, जो कि है 13 दिसंबर 2024। यानी अब से लगभग 50 दिन बचे हुए हैं। तो आज से हम 70th बीपीएससी के लिए एक डेली एमसीक्यूज की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हर रोज़ 70th प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरह के प्रश्न होंगे, तो वो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक, या तो डायरेक्टली पीवाईक्यूज, सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि बीपीएससी के एग्जाम से लिए जाएंगे, यूपीएससी के एग्जाम से, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम से, या फिर और भी जो रेलिवेंट एग्जाम्स है, जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उनसे सवाल लेंगे हम। और दूसरे जो है वो एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सीधे सीधे पीवाईक्यू है और दूसरा क्वेश्चन पीवाईक्यू आधारित है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक का यूज कब किया था, कौन से मूवमेंट में, कौन से आंदोलन में। ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन 66th बीपीएससी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि पहली बार गांधी जी ने सिविल डिजोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा का प्रयोग किस आंदोलन में किया था। तो अब जब ये दो बातें पूछ ली गई हैं, तो एक मैंने एमसीक्यू तैयार किया, जिसमें आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है कि पहली बार गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का प्रयोग किस आंदोलन में किया था। नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग का प्रयोग। ठीक है। तो ये वाला सवाल 69th और 66 बीपीएससी के दो प्रश्नों पर आधारित है। ठीक। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज में, जिसमें पीवाईक्यू भी होगा और पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे। अगर हम बात करें किस सेक्शन से क्वेश्चंस होंगे, तो सारे सेक्शंस जो भी बीपीएससी पूछता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ्स रीजनिंग। इनिशियली मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, पर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम देखने लगेंगे। ठीक है। तो हर सेक्शन से उनके वेटेज के अकॉर्डिंग, जैसे बीपीएससी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। साइंस के क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा, इस तरह से। चलिए, ये जो है स्कोर कार्ड मैंने तैयार किया है एक आपके लिए, जो कि स्कोर बेस्ड है। अगर आपका स्कोर 9 या 10 आ रहा है तो हाई चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। ठीक है। आपके लिए आपका स्टेज होगा चरैवेति चरैवेति, यानी अब आपको चलते रहना है, चलते रहना है। जो भी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करना है बस। हाई चांसेस है, अगर आप कंटिन्यू करें तो जरूर प्रीलिम्स क्लियर होगा। चरैवेति चरैवेति ऐतरेय उपनिषद का मंत्र है, उसमें से लिया गया वाक्य है। ठीक है। दूसरा स्टेज है 7 से 8। अगर आपका स्कोर आ रहा है तो भी अच्छे चांसेस, आपके गुड चांसेस हैं। ठीक है। आपको और इम्प्रूव करना है, हाई चांसेस की तरफ बढ़ना है, पर ये भी अच्छा चांस है आपका। आपके लिए स्टेज जो होगा वो होगा मंजिल दूर नहीं है। मंजिल क्या है? मंजिल है हाई स्कोर, पर वो दूर नहीं है, पास में ही है। ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप पहुंच जाएंगे वहां पर, स्कोर 9, स्कोर 10 की तरफ। मंजिल दूर नहीं है, ये एक कविता की लाइन है रामधारी सिंह दिनकर जी की। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा उनके बारे में। बिहार के ही बेगूसराय से संबंधित है, वो वहीं से बिलोंग करते थे। उनकी एक कविता की लाइन है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो मंजिल दूर नहीं है, पास है अब, अगर आपके स्कोर 7-8 आ रहे हैं। फिर अगर आपके स्कोर 5 या 6 आ रहे हैं तो चांसेस थोड़े कम हैं, लेस चांसेस हैं। ठीक है। कंपैरेटिवली लेस चांसेस हैं, पर आपके लिए आपका स्टेज है दिल ना उम्मीद तो नहीं। पाकिस्तान के एक शायर थे फैज अहमद फैज, उनका एक शेर था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आपको होपलेस नहीं होना है। ठीक है। होप तो अभी है ही। अच्छे स्कोर की तरफ आपको बढ़ने के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। पर अगर आपके स्कोर इससे भी कम आ रहे हैं, 1 to 4 आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप हाई स्कोर की तरफ बढ़ पाएंगे। आपके लिए आपका स्टेज होगा वही हारा जो लड़ा नहीं। कुंवर नारायण भारत के कवि हैं, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा था, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो आपकी हार नहीं हुई है। अगर आपके स्कोर इतने कम भी आ रहे हैं तो भी आपकी अभी हार नहीं हुई है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है।
आपने तो फाइट किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हार तो नहीं हुई है आपकी, ठीक है। कम चांसेस है बहुत ज़्यादा, पर इसको हाई चांसेस की तरफ बढ़ाने के लिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क आप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर किया जा सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है। तो वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर भी बताइएगा हमें। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड नन कोऑपरेशन। यही वही सवाल जो अभी मैंने आपको दिखाया था। गांधी जी ने पहली बार नन कोऑपरेशन यानी असहयोग का प्रयोग कौन से आंदोलन में किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद स्ट्राइक, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह या ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था ये? 1918 में। हम जानते हैं कि जो नन कोऑपरेशन है, असहयोग है, ये आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, 2 साल, ठीक है। पर पहली बार असहयोग का प्रयोग गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही कर लिया था और ये 1918 की घटना है, ठीक है। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है पहला सिविल डिसओबीडियंस कब हुआ था। तो पहली बार जो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था गांधी जी ने, वो किया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो कि हुआ था 1917 में, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था पूछा जाए तो वो 1930 से 1930 के बाद शुरू हुआ था, 1930 में, जो सॉल्ट सत्याग्रह है जिसको बोलते हैं। पर यहां पर पूछा जा रहा है पहली बार कब हुआ था सिविल डिसओबीडियंस का प्रयोग, तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक। इसी तरह से पहली बार हंगर स्ट्राइक का प्रयोग कब हुआ था, तो अहमदाबाद स्ट्राइक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का जो कंस्ट्रक्शन है, ये इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आजीवक सेक्ट, ऑप्शन बी वैष्णव सेक्ट, ऑप्शन सी बुद्धिज्म या ऑप्शन डी शैव सेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बुद्ध धर्म से संबंधित है ये तीनों। चैत्य वो जगह होती थी जहाँ पर की पूजा वगैरह की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, रिलीजियस वर्क जो है जो वर्शिप होता था वो किया जाता था, ठीक है ना। स्तूप क्या होता था? स्तूप वो मॉन्यूमेंट्स होते थे जहाँ पर बुद्धा के अवशेष रखे होते थे, बुद्धाज रिलिक्स, ठीक है। बुद्धा के अवशेष के ऊपर मॉन्यूमेंट बना दिया जाता था, इसको स्तूप बोलते थे, और ये चैत्य का हिस्सा होता था, चैत्य जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है। इसके बाद प्रेयर हॉल होता था, एक प्रार्थना जहाँ पे आप कर सकते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो करते थे। तीसरा है विहार। विहार होता था रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स, ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ फॉर रिलीजियस वर्क, जो धार्मिक कार्य है मॉन्क्स के द्वारा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे उनके द्वारा धार्मिक कार्य किए जाते थे। एक तरह से इसको आप मठ समझ लीजिए, ठीक है, जहाँ वो अपने धार्मिक कार्य करते थे, मेडिटेशन करते थे। बुद्धिस्ट लर्निंग का भी साइट होता था जहाँ पर कि बुद्धिस्ट जो है जो लर्निंग है वो वहाँ पे लिया जाता था, ठीक है, शिक्षा ली जाती थी बौद्ध धर्म से संबंधित। आपने इसी को, यही विहार जब बड़े स्तर पे होता था तो इसको महाविहार कहते थे। नालंदा विहार का नाम, नालंदा महाविहार का नाम आपने सुना होगा, है ना, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला, इसके अलावा तक्षशिला। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये ज्योग्राफी का सवाल है। 2 सवाल अभी तक हमने देखा था हिस्ट्री का, जिसमें पहला सवाल गांधी जी से संबंधित था, जो कि 69th प्रीलिम्स और 66 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा सवाल जो भी हमने देखा ये 69th प्रीलिम्स का था। यहाँ आप क्वेश्चन के पास देख सकते हैं ईयर भी लिखा हुआ है कि किस वाले एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा है ये सवाल, ठीक है ना। 69 में पूछा था ये वाला, चैत्य, स्तूप और विहार वाला। और थर्ड क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये 68th बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ में कौन से राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य की, भारत की कौन कौन से राज्य की? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन सी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। क्या होगा इसका आंसर? आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जिनसे म्यांमार की सीमा लगती है, ठीक है, कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया।
67 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। पहला लॉ कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन थे, जो भारत इंडिपेंडेंट इंडिया में जब बना ये, ठीक है। लॉ कमीशन पहले भी, भारत के आज़ाद होने से पहले भी लॉ कमीशन था, पर ये बात कर रहा है पहला लॉ कमीशन आज़ादी के बाद का, उसके चेयरमैन कौन थे? तो आंसर है मिस्टर MC सीतलवाड़, ठीक है। MC सीतलवाड़ थे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन, आज़ाद भारत के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। अगर हम बात करें अभी कौन है लॉ कमीशन के चेयरमैन, तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है। इनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये था 67 बीपीएससी का सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, औद्योगिक नीति संकल्प कब अडॉप्ट किया गया था? 69th प्रीलिम्स में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए 1956, ठीक है। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था। अब हम 6th क्वेश्चन देख रहे हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है हमको, इसको पहले ही सर्कल कर लेना चाहिए। जब भी इनकरेक्ट हो उसको या तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, कुछ तो कर ही लीजिए, क्योंकि कई बार इस तरह से हम सवाल गलत कर लेते हैं इनकरेक्ट मिस होने से। तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है मसल्स वर्क इन पेयर्स, ऑप्शन बी है मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल शॉर्ट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, थिक हो जाता है। ऑप्शन सी है मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों को सिर्फ पुश कर सकता है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, मांसपेशियां जो है केवल पुश कर सकती है हड्डियों को। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सही क्या है? सही है कि वो सिर्फ पुल कर सकती है, सिर्फ खींच सकती है अपनी तरफ, ठीक है। पुश नहीं कर सकती है, सिर्फ पुल कर सकती है बोन को, मसल्स। तो मसल्स कैन ओनली पुल द बोन, ये आंसर है इसका। स्टेटमेंट सी जो है वो, या ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। बॉल बियरिंग्स का प्रयोग क्यों करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन से फ्रिक्शन में या किस में बदलने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है ड्रैग, ऑप्शन बी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है रोलिंग फ्रिक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये वाला क्वेश्चन 68th प्रीलिम्स में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। बॉल बियरिंग्स का प्रयोग क्यों होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के लिए, ठीक है। बॉल का यूज जो है, बॉल रोल करता है ना, तो इसलिए उसको रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के लिए ही हम यूज करते हैं बॉल बियरिंग्स का। 8वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, और ये वाला क्वेश्चन ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, अगस्त में, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हमने एक सेपरेट वीडियो में ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन भी आपको वो लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से बीपीएससी ने हाल ही में एग्जाम्स में पूछा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वाज नॉट डिस्कस्ड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड 50th G7 समिट हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 जून 2024 इन इटली। इनमें से कौन सा इशू डिस्कस नहीं किया गया था? कहाँ पे? इटली में 13 से 15 जून को, 2024 की बात है, 13 से 15 जून 2024 जब 50वां G7 समिट हुआ, तो उसमें इनमें से कौन सा इशू जो है वो डिस्कस नहीं हुआ था? ऑप्शन है गजा वार, ऑप्शन बी है यूक्रेन वार, ऑप्शन सी है यूएन रिफॉर्म, या ऑप्शन डी है क्लाइमेट चेंज। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएन रिफॉर्म, ठीक है। बाकी तीनों चीजें डिस्कस हुई थी, गजा वार भी, यूक्रेन वॉर भी, क्लाइमेट चेंज भी, पर यूएन रिफॉर्म जो है डिस्कस नहीं हुआ था। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आपको उस वाले वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो हमारे चैनल पे आप जाके चेक कीजिएगा तो आपको ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग एग्जाम्स के
और सब्जेक्ट वाइज भी वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वहाँ से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, वो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट जा करके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। वहाँ से भी आप रिवीजन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये 69th प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू में अगर पूछा गया है तो रेलेवेंट नहीं होता है, पर पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया बीएचओ वाला हॉर्टिकल्चर क्योंकि वो अभी हाल में अगस्त में ही हुआ है और ये क्वेश्चन भी जून से था, है ना, G7 का समिट जो हुआ था इसी साल जून का, तो वो रेलेवेंट है हमारे लिए इस एग्जाम के लिए भी। फिर यहाँ जो क्वेश्चन है ये एक स्कीम है, स्वामित्व स्कीम। देखिए 69th में पूछा गया था स्वामित्व स्कीम के बारे में, बट ये स्कीम जो है देखिए 69th का एग्जाम कब हुआ था, 2023 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को 2023 में हुआ था, तो पिछले उसके एक साल पहले का कोई स्कीम नहीं है, ये उससे बहुत पहले का स्कीम है, ठीक है ना, 3-4 साल पुराना स्कीम है स्वामित्व स्कीम। तो अगर 69th में पूछा गया है तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस स्कीम के बारे में, हो सकता है फिर से पूछ ले। कौन से कथन इनमें से सही है, माफ कीजिएगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन ए है इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये पहला स्टेटमेंट है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। स्टेटमेंट 2 है दिस स्कीम सीक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर्स नेटवर्क to benchmark the location and provides 5 centimeter level accuracy, ठीक है। स्टेटमेंट सी है कॉर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। स्टेटमेंट 4 है द स्कीम इज ए रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज, आबादी, बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है, जो ग्रामीण इलाका है, जो वहाँ पे रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, जो लोगों की आबादी है, तो उनके प्रॉपर्टीज को, उनके ज़मीन को क्लियर ओनरशिप जो है उनकी इस्टेब्लिश करें, ठीक है, ताकि ये करें कैसे, उनके लैंड के की मैपिंग के थ्रू, ठीक है, और उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करना है। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए है 2 and 4, ऑप्शन बी है 1 and 3, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 and 4। क्या होगा आंसर? आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत, और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब देखिए आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत आता है, ठीक। दूसरा कॉर्स का जो फुल फॉर्म है वो भी गलत दिया हुआ है, वो वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग इसलिए हो गया। क्या है असली फुल फॉर्म, इसका सही फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, ये है CORS, कॉर्स का फुल फॉर्म। ये जो स्कीम है स्वामित्व, ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था, ठीक, जिस दिन हम नेशनल पंचायत डे मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा अगर स्वामित्व की फुल फॉर्म हम जानना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये है स्वामित्व का फुल फॉर्म, ठीक है। एक स्कीम है जिसमें कि मैपिंग की जाती है लैंड की, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज होता है और आखिर में लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है एक, ठीक है। तो ये डिजिटल जो है सारे रिकॉर्ड्स को, लैंड रिकॉर्ड्स को करने की एक मुहिम है, एक स्कीम है। 10th क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम जो 3rd फेज हुआ था अभी, उसमें ये सवाल करंट अफेयर्स का पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है ओमानी रियाल, ऑप्शन बी है कुवैती दिनार, ऑप्शन सी है बहरीनी दिनार, या ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन सा इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, सबसे स्ट्रॉन्ग? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है बी कुवैती दिनार, ठीक है ना। एक कुवैती दिनार जो है वो $3 से भी ज़्यादा महंगा है, मतलब की वैल्यू क्या का है, $3.2 करेंटली ये चल रहा है इसका भाव एक कुवैती दिनार का। एक इंडियन रुपी, हमारी भारतीय रुपी का $में अगर हम करें तो कितना होता है, लगभग 84 के आसपास, 84 के आसपास, समझ लीजिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये करेंसी कुवैती दिनार, $, से भी 3 गुना ज़्यादा, है ना। तो मतलब हमसे हमारा जो रुपया है वो एक कुवैती दिनार में कितना आएगा,
तो 250 के आसपास आना चाहिए, है ना, इतना महंगा ये करेंसी है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। TRE 3 का ये क्वेश्चन था। TRE 3 में थर्ड फेज जो हुआ था अभी इसी साल हुआ था, उसमें भी जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसके लिए भी सेपरेट आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं उसको भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी पिछले 1 साल के क्वेश्चन ही चूँकि पूछे गए थे तो इंपॉर्टेंट है वो इस एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी, ठीक है, जो भी अब एग्जाम्स हो रहे हैं BPSC के द्वारा। तो ये 10 सवाल हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन 10 सवालों में आपने जितने भी सही किए, देखिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है इसमें, BPSC एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, पर यहाँ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि कितना हमारा सही हो रहा है, करेक्ट कितना हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये बताना है, स्कोर आपका मतलब कि कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको स्कोर बताना है कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, वो आपका स्कोर होगा, करेक्ट कितने हुए हैं, ठीक है ना। आपको ये बताना करेक्ट कितने हुए और स्टेज कौन सा है आपका। तो वो जो लाइन आपको स्टेज का के लिए दी गई थी ना, वो आपको वो भी लिखना चाहिए, लिखिएगा आप वो भी, ठीक है। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।